2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मोदी पुतिन के निमंत्रण पर पहुंच रहे हैं मॉस्को। इस दौरे को लेकर विदेशी मीडिया में चर्चा का दौर जारी है। चीन परेशान है, पाकिस्तान हैरान है और अमेरिका की भी जाहिर है इस दौरे पर नजर है। मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी अमेरिका और रूस दोनों से गहरी दोस्ती है। ऐसे में इस दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी? रूस भारत के बीच क्या समझौते होंगे? हर मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से 2 दिनों का रूस का दौरा शुरू हो रहा है। कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद है। जी हां, इस दौरे से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 22वें वार्षिक सम्मेलन में भारत को SU-57 की सौगात मिलने वाली है, तो मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बातचीत होने वाली है, जिससे भारत को ताकत मिलेगी। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा और दुश्मनों की टेंशन बढ़ेगी। आगे आपको बताएंगे SU-57 मिलने से भारत की ताकत, उसकी शक्ति कितनी बढ़ेगी और मैंगो शेल्स की फैक्ट्री भारत में लगने की आखिर प्लानिंग क्या है, ये सब आपको बताएंगे। जी हां, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी कब कब रूस के दौरे पर गए, ये आप देख लीजिए। और भारत और रूस के संबंध आज की तारीख में जो और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये भी आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा 10 सालों में ये 6ठा दौरा है। आप याद कीजिए, 8 से 9 जुलाई 2024 22वां रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था मॉस्को में और उसमें शिरकत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले 4-5 सितंबर 2019 रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन व्लादिवोस्तोक में, रूस में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी मौजूदगी। इसके अलावा आपको 2018 में भी ले चलते हैं। 21 मई 2018 की वो तारीख जब अनौपचारिक शिखर वार्ता सोची में हुई, रूस के सोची में। और उसके अलावा एक और तारीख है 2017 की 31 मई से 2 जून तक 18वीं भारत रूस समिट सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में इसे आगे बढ़ाया गया। 2015 की तारीख भी आपको याद दिलाना जरूरी। 23-24 दिसंबर 16वां रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा, तो मॉस्को में ये रहा और ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। जी हां, 8 से 10 जुलाई 2015 की भी वो तारीख याद कीजिए। 7वां ब्रिक्स समिट हुआ था मॉस्को में और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी मौजूदगी। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में ही, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। मोदी का ये रूस दौरा 10 सालों में 6ठा दौरा, 5 साल बाद एक बार फिर PM मोदी रूस पहुंच रहे हैं और ऐसे वक्त में पहुंच रहे हैं जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में मुलव्विस है और तमाम वैश्विक समीकरण हम बदलते हुए देख रहे हैं। इस दौरे से उम्मीद क्या है? देखिए, इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदें वो बरकरार हैं। 2001 से हमने ये शिखर वार्ताओं का दौर शुरू किया था। 24 साल में अब तक 21 बार ये हो चुकी हैं, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को लेकर। इस बार ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मॉस्को जाएंगे या रूस जाएंगे यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। और इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा, आपने देखा होगा अमेरिका के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहते हैं लेमोआ। बेसिकली वो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जिसमें हम उनके युद्धक पोतों को हम ईंधन देते हैं। वैसा ही अरेंजमेंट इस बार रूस के साथ भी हम करने जा रहे हैं। और रूस इन दिनों 2022 के बाद हमारा सबसे बड़ा व्यापार एक इकाई बना है जिससे हम ईंधन इंपोर्ट करते हैं। और ईंधन इंपोर्ट ही नहीं करते, सब्सिडाइज्ड ईंधन इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को कम करने में काफ़ी सहायक रहा है। उसके अलावा इस अग्रीमेंट का जो पार्ट है, वो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह रूस
चीन के पाले में ना चला जाए। और अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस जो इस समय चीन के पाले में जाए तो एक फ्रंट दिखेगा, भारत उसको चेक करने की कोशिश करेगा। और जाहिर है चीन और पाकिस्तान दोनों इससे बहुत खुश नहीं होंगे, लेकिन जो भारत की जो स्थिति है और जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि हम पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिटेन करना चाहते हैं। उस दिशा में अमेरिका के साथ अच्छे संबंध और रूस के साथ अच्छे संबंध ये दिखाएगा कि हम उसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चीन और पाकिस्तान से दूर दिखना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री एससीओ समिट में जो 3 और 4 को अभी अस्ताना में हुआ वहां नहीं गए, जयशंकर जी को भेजा। तो ये एक स्पष्ट संकेत है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखिए हम युद्ध का विरोध तो करते हैं यूक्रेन के साथ जो रूस कर रहा है, लेकिन हम पूरी तरह रूस के और चीज़ों के साथ खड़े दिखा रहे हैं। और वैश्विक दुनिया जो है या ग्लोबल साउथ को जो रिप्रेजेंट करता है भारत, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी न्यूट्रल हैं। इस युद्ध को हम इलीगल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस युद्ध का, जो भारत पहले भी कहता आया है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हो, टॉक्स हो, उनके द्वारा अंत किया जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि मैसेजिंग बहुत बड़ी है, और ये रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान जब दो नेता मिलेंगे तो ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश है पूरी दुनिया में। एक और बड़ी खबर, फिर मैं बहल साहब आपके पास आ रही हूँ। फाइटर जेट डील पर सहमति इस दौरे के दौरान संभव है। SU-57 पर हो सकता है समझौता। रूस के 5वीं जनरेशन का, 5th जनरेशन का ये विमान है SU-57, जिस पर मुहर लग सकती है, समझौते पर मुहर लग सकती है, और उससे भारत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे मेजर डिफेंस इक्विपमेंट हैं, चाहे वो Su-30 हैं, जो कि 2072 के करीब हमने खरीदे, यानी कि 11 से 12 स्क्वाड हमारे पास Su-30 के हैं, और जो 13 स्क्वाड के करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चीन के साथ कंपेयर करते हैं, उनके पास J-20 है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। हमारी एक चीज की कमी थी, वो थी स्टेल्थ की। वो स्टेल्थ की कमी पूरी हो सकती है अगर हम Sukhoi 57, जिसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रेडार भी लगे हुए हैं, इसमें एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि रेडार के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हीट सिग्नेचर में बहुत कम दिखता है ये जहाज। तो वो हमारी जो मेजर वीकनेस थी स्टेल्थ की, वो पूरी हो सकती है अगर Su-57 की डील हो जाए। साथ साथ में हमारे और भी स्पेयर पार्ट्स के इशू रहे हैं, जो कि हम पूरा करना चाहते हैं। कल अगर चीन या पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि चीन के साथ जो इनकी दोस्ती घनिष्ठ होती जा रही है, तो हमें कहीं स्पेयर पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए। तो उस वजह से चाहे वो टैंक्स के हैं, 1100 के करीब T-90 टैंक्स जो हैं उनके पास हैं, चाहे वो 272 Su-30 हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन जो लीज पे हमने ली है, किसी पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से ये यात्रा और भी अहम हो जाती है। ना केवल सिर्फ कि ये समय चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन भी है, इजराइल हमास भी है, और रशिया यूक्रेन का एक एरिया जो है बहुत अहम आ जाता है। ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका सपोर्ट यूक्रेन के लिए कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही समय है जब हम एक मात्र में दोनों साइड की तरफ, दोनों के साथ मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश। बिल्कुल यही समय है, सही समय है। SVP सिंह साहब, आखिर आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी की क्या सबसे बड़ी खासियत नजर आती है, जिसके चलते आज इस स्थिति में हम सक्षम नजर आते हैं, रूस की आंखों में आंखें डालकर यह भी कहते हैं कि यह युद्ध का नहीं है, और दूसरी तरफ तमाम अहम समझौते भी रूस से भारत के होते हुए नजर आते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी वैसे ही मजबूत संबंध? देखिए समीर, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अहम पेडेस्टल पे खड़ी है इस समय, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन करेंगे, अपनी पॉलिसी अपने परमानेंट इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करेंगे। और इसीलिए यूक्रेन रूस की लड़ाई में भारत ने रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया, UN जनरल असेंबली में साइलेंट सपोर्ट दी है रूस को। और देखें, ट्रेड के मामले में ऑयल गैस के अंदर हमने इतनी इंपोर्ट की है, अपना पूरा फायदा उठाया है सब्सिडीज के थ्रू। बेशक एक ट्रेड डेफिसिट पैदा हुआ है, $60 बिलियन हमारी इंपोर्ट है और $4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। ये ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बिल्कुल समय, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इस समय कॉमर्स,
एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा अहम रखती है। ठीक है। और दूसरा है कि अभी जो मोदी साहब का ये विजिट है, कई और मुद्दे जब निकलेंगे, डिफेंस सप्लाईज हमेशा हमारे सामने रहेगा रूस के साथ। बेशक 76% से 2009-13 के दरमियान अभी 36% आ गया है 2019-23 के बीच में, परंतु फिर भी रूस हमारा एक बहुत डिपेंडेबल और मेन डिफेंस सप्लायर अभी भी है। फ्रांस नंबर 2, यूएस नंबर 3 और 4 पे है इजराइल। तो ये हमारे लिए बहुत अहम रखता है। और दूसरा है कि जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, देखो ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि बॉम्बे से लेके मॉस्को को कनेक्ट करता है पश्चिम की तरफ, और इधर तो वार्ता का सिंह सर बहुत लंबा इतिहास रहा है। मैं आपको रोक रही हूँ सिंह सर, 1 मिनट। सिंह सर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक डिटेल जरूर दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि SU-57 की बात हो रही थी, जिस तरह बहल सर भी जिक्र कर रहे थे। SU-57 रूसी वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। कुछ और डिटेल्स में आपको बताते हैं। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्निक, यानी रडार की पकड़ में नहीं आता है ये आसानी से। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हैं, इसीलिए ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम से भी ये लेस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। तो ये इसकी डिटेल्स है SU-57 की। अब दुनिया में अभी तक केवल 3 ही देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। पहला है अमेरिका, जिसके 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है F-35A। दूसरा है रूस, जिसके पास SU-57 फाइटर जेट। हालांकि यूक्रेन ने रूस के 2 SU-57 को मार गिराया। और तीसरा है चीन, जिसके फाइटर जेट का नाम है J-20A। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट SU-57 का भी करार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इस फेहरिस्त में अब चौथा नाम भारत का होगा। तो ये मल्टी रोल स्टेल्थ हवाई जहाज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट सेंसर्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजर से लैस है। इसमें 3 रडार्स लगी हैं, एक नोज के ऊपर और 2 साइड वेज के ऊपर। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है। 4 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ले जा सकता है और 2 टैक्टिकल ग्राउंड मिसाइल। तो ये कई प्रकार के रोल कर सकता है, एयर सुपेरियोरिटी रोल, एयर डिफेंस रोल, ग्राउंड अटैक। साथ ही साथ इसके आ जाने से जहाँ तक अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ये जहाज़ मिलता है तो वास्तव में हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिवली चाइना की एयरफोर्स से बहुत आगे चली जाएगी। सबसे पहले आपको SU-57 की ताकत के बारे में तफसील से बताते हैं। SU-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो सुखोई को फेलोन यानी हत्यारा कहकर बुलाता है। सुखोई की लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर, 5400 फीट की उड़ान भरने में SU-57 सक्षम है। 18,500 किलो वजन का ये विमान 35,000 किलो वजन ले जा सकता है। इसकी स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिलचस्प तो ये कि बीते कई सालों में रूस ने SU-57 को भारत की जरूरत के मुताबिक ढाल दिया है। सुखोई 57 के लेटेस्ट वर्जन में स्टेज 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इससे सुखोई 57 की स्टील्थ शक्ति बढ़ी, जिससे सुखोई 57 का रडार की पकड़ में आना और ट्रैक किया जाना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रूस इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना की उम्मीदों के हिसाब से सुखोई 57 में कई अहम बदलाव कर रहा है।
यही वजह है Su-57 के भारत आने की आहट से ही शी शहबाज की ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने फाइटर जेट JF-17 थंडर को परमाणु बम से लैस कर दिया। इस विमान में हथफ्राड मिसाइल लगाई गई। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसमें परमाणु बम को फिट किया जा सकता है। और हमारे साथ बहल साहब मौजूद हैं। बहल साहब, जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि Su-57 की इस सौगात पर अगर फाइनल मोहर लग जाती है तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी और हमारे दुश्मनों की नींदें कैसे हराम हो जाएंगी अगर यह डील मुमकिन हो जाती है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे नेबरहुड के अंदर चाइना के पास J-20 है स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान के पास JF-17 है। लेकिन अगर हमें Su-57 जो एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी हमारे अंदर कमी थी, अगर वो पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी दो फ्रंट वॉर के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जो इवन F-35 और F-22 से तो बेहतर है, बट J-20 से ये कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसका जो रेडार है, इसकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और इसका जो रेडार पे ना पकड़े जाना या हीट सिग्नेचर वाली मिसाइल से ना पकड़े जाना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो अगर ये वेपन सिस्टम हमारे पास आता है तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा और ये टू फ्रंट वॉर के अंदर इसके इस्तेमाल बहुत ही बखूबी के साथ किया जा सकेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं बहल सर। और इसके अलावा भारत और रूस के समझौतों में एक और जिस पर निगाहें टिकी हैं, Su-57 के अलावा भारत में बनेगी एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि रूस की बड़ी सरकारी सैन्य कंपनी रोस्टेक का ये ऐलान है, अब सामने आ गया है। मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स की ये फैक्ट्री बनेगी जो भारत की ताकत बढ़ाएगी, भारत में रहकर ये सारे उपकरण तैयार करेगी। तो देखिए, मोदी पुतिन की मुलाकात से इस बार बहुत कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद सीधे तौर पर नजर आ रही है। बहुत कुछ है जो भारत को हासिल होने जा रहा है। भारत में बनेंगे मैंगो शेल्स। ये एक अहम जानकारी आपको दे दें, रूस की बड़ी सरकारी सैन्य कंपनी रोस्टेक ने यह ऐलान किया है, भारत में बनेगी एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री। मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स की फैक्ट्री भारत में ही बनेगी। T-90 और T-72 टैंक से फायर करने में यह सक्षम है। एंटी टैंक गोले पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल आर्मर से ये पूरी तरह से लैस है। जी हाँ, और इसका बाहरी हिस्से को फाड़ कर टैंक में ये आ जाता है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल हो पाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी अगर जब मिलेंगे पुतिन से तो बात होगी, मुलाकात होगी और करार होगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत को डिफेंस हब बनाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। भारत किस तरह से डिफेंस हब बन पाएगा, इसी पर ही रिपोर्ट देखिए। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। भारत के बने हथियार आज दुनिया के 85 देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और अब 8 जुलाई को रूस में पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले मोदी के मिशन एम पर बड़ी खबर आ गई। रूस की बड़ी सरकारी सैन्य कंपनी रोस्टेक ने ऐलान किया है कि वो भारत के साथ साझेदारी करके मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री लगाएगी। रूस के ये मैंगो शेल्स दुनिया के किसी भी मजबूत से मजबूत टैंक को तबाह कर देने में सक्षम है। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से ठीक पहले मैंगो शेल्स बनाने वाली रूस की सरकारी कंपनी के प्रमुख सर्गेई चेमेजोव ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर भारत में ही इन एंटी टैंक गोलों को बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इन मैंगो शेल्स को T-90 और T-72 टैंक से दागा जाता है। मैंगो राउंड के आगे लगी पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल आर्म्ड टैंक के मजबूत फौलाद को फाड़कर टैंक के अंदर घुस जाता है और फिर अंदर धमाका हो जाता है। ये डील भारत के लिए हर तरह से फायदेमंद है क्योंकि ये मैंगो शेल्स भारत के T-90 भीष्म टैंक से भी दागे जा सकेंगे। अब
अब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, हथियारों के साथ साथ उसे असेंबल करने, उसका रखरखाव करने और जरूरत पड़ने पर उसे बनाने की गोपनीय तकनीक भी हासिल करता है। भारत की इसी बदली पॉलिसी ने पिछले 10 सालों में ऐसी डील करवाई हैं जिससे दुनिया में असंभव माना जाता था। ऐसी एक डील है अमेरिका के स्ट्राइकर व्हीकल के लिए जो हो रही है। तो हमने आपको इस फैक्ट्री के बारे में बताया, मैंगो शेल्स के बारे में बताया, और ज्यादा डिटेल में डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री, जो आर्मर्ड फैक्ट्री है, वो क्या होगी, किस तरह के मैंगो शेल्स होंगे, क्योंकि एक तरफ तो रणनीतिक होती है साझेदारी दो मुल्कों के बीच में, तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर कितना कारगर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये जो आप मैंगो AFSDS की बात कर रहे हैं, आर्मर पियर्सिंग, फिन स्टेबलाइजेशन, डिस्कार्डिंग सैबो, ये बहुत ही एक कारगर एम्युनिशन है। देखें, जितना भी हथियार ताकतवर बना लें, टैंक्स ताकतवर बना लें, आर्टिलरी गन्स ताकतवर बना लें, पर अल्टीमेटली वो जो एम्युनिशन है जो डिलीवर करती है, जो कि कारगर रहती है और दुश्मन के ऊपर कैजुअलिटीज डालती है, उसके ऊपर ये एम्युनिशन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो APFSDS है, ये बहुत मैंगो इसको कहलाते हैं, ये बहुत ही कारगर रहेगा और विश्व में ये सबसे ताकतवर एम्युनिशन गिनी जा रही है कि जो कि जितनी भी आर्मर प्रोटेक्शन होगी उसको ये डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हमारे देश में इसको फैक्ट्री लगेगी और ये हमारी आत्मनिर्भर डिफेंस को बहुत आगे बढ़ाएगी। और देखें, रूस का बहुत बड़ा रोल रहा है भारत की मिलिट्री काबिलियत को बढ़ाने के लिए पिछले 60-70 साल के अंदर, और मैं समझता हूं कि आगे बढ़ रही है ये कॉपरेशन, ये स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है और डिफेंस कॉपरेशन कहीं नहीं जाएगी रूस और भारत के बीच में। ये उसका बहुत बड़ा मिसाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है इसी दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर बौखलाया चीन। चीनी सरकार ने भारत पर निशाना साधा। पश्चिमी मीडिया इसे हैरान करने वाला कदम बता रहा है। अमेरिका की कठपुतली बनने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए, इस पर दिया जा रहा है जोर। तो चीनी सरकार ने एक तरह से भारत पर निशाना साधा है और अमेरिका भी हैरान परेशान नजर आ रहा है। पश्चिमी मीडिया इसे हैरान करने वाला कदम करार दे रहा है। तो चीन में देखिए, मोदी के रूस दौरे के दौरान चीन में खलबली मची हुई है। ये चीन को मिर्ची आखिर क्यों लग रही है, आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं। चीन ने कहा क्या है? चीन ने कहा कि भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। भारत के बारे में कहा कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। इसके अलावा चीन ने कहा कि बेहतर होगा भारत स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। ये भी हमला बोला है चीन ने। लेकिन इस बीच चीन की विदेश नीति वर्सेस भारत की विदेश नीति पर भी एक गौर करना आपको चाहिए। जी हाँ, चीन की विदेश नीति का अगर हम जिक्र करें तो हिंसा का समर्थक नजर आता है, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को लगातार आगे बढ़ा रहा है, विस्तारवादी है, छल कपट से भरी ये नीति नजर आती है। मौका परस्ती, गुटबाजी और स्वार्थ सिद्धि इसमें सीधे तौर पर नजर आती है। वहीं भारत की विदेश नीति का अगर जिक्र किया जाए तो शांति से समाधान की बात हमेशा हमने की है। मजबूत रिश्ते, विश्व कल्याण, मैत्री भाव, गुट निरपेक्षता और सबको साथ लेकर चलने की कवायद ये सीधे तौर पर दिखती है अमिताभ जी। और ऐसे में अगर दोनों की नीतियों को ही एनालाइज किया जाए तो समझ में आता है कि भारत और रूस की ये मित्रता चीन को क्यों खल रही है। देखिए, चीन के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं और उनके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया, सबके साथ इनका विवाद है। ऐसा नहीं है कि रूस के साथ इनका सीमा विवाद नहीं है, जापान के साथ सीमा विवाद नहीं, सबके साथ है। भारत उनमें से एक है। रूस को भारत से दोस्ती का अगर हाथ बढ़ा रहा है तो चीन को उससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस समय रूस के साथ भारत खड़ा दिखता है और उसके अमेरिका या पश्चिम के साथ भी संबंध अच्छे हैं। चीन को मिर्ची इसी बात की लग रही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर आगे चल के कभी चीन ताइवान युद्ध की स्थिति बनी, उस समय भारत जो है उनके खिलाफ अमेरिका का साथ देगा, जो बिल्कुल गलत है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए आज से नहीं 1947 से जाना जाता है।
हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया, हमने कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ज्वाइन किया, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी। इस समय चीन को यह पूरी तरह से कंफ्यूजन हो रहा है कि वो एक सुपर पावर बन गया है और अमेरिका और अमेरिकी मीडिया उसको हवा दे रहा है, जबकि सबको पता है इस समय चीन भारत की तुलना में भी अगर कंपेयर किया जाए तो 1962 वाली स्थिति हमारी नहीं है, हम बहुत कैपेबल हो गए। लेकिन मैं यही कहूंगा, भारत और चीन के संबंधों को एक पूरे वैश्विक परिवेश में समझने की जरूरत है। भारत को चीन के साथ जी अगर वैश्विक संबंध में समझने की जरूरत है तो क्या चीन इससे एक्सपोज नहीं हो जाता? ये तो कूटनीतिक है, अमेरिका भी यही नीति अपनाता है, लेकिन सामने वो दोस्ती रखता है। कुछ बातों का एडजस्टमेंट मुल्कों के बीच में होता है, लेकिन चीन अपने आप को इस तरह से विरोध करके, विरोधाभास स्थिति में रखकर एक्सपोज कर दे रहा है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि चीन के जितने भी विरोधी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सब उससे अपने रिप्रेजेंटेटिव लेवल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीजी वहां गए, जेनेट येलन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, एंथनी ब्लिंकन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो आए वहां। इस समय जो सबसे बड़ा उनका ऑब्जेक्शन है चीनियों का कि भारत के साथ उनके राजनयिक संबंध मंत्री स्तर पर और प्रधानमंत्री स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं, जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और चीन भी वैसे ही कर रहा है, कुछ भारत से संबंध वो बनाना नहीं चाहता है। 2022 में जब अस्ताना में मीटिंग हो रही थी, उज्बेकिस्तान में मीटिंग हो रही थी एससीओ की, तो प्रधानमंत्री गए थे, इन दोनों की मीटिंग नहीं हुई। G20 के मीटिंग में वहाँ के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आए। ये एक कोल्ड वॉर जो है नहीं सिर्फ वेस्ट के साथ चीन दिखा रहा है, बल्कि भारत के साथ भी वो दिखा रहा है। इसलिए ठीक है, ये तो रुख हो गया दुश्मन मुल्कों की इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है और उन पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है एसवीपी सिंह साहब, वो कैसे साकार होता हुआ दिख रहा है इस दौरे के चलते? जहाँ तक आत्मनिर्भर डिफेंस का है मामला, जी देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो सप्लाई लाइन है, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन, स्पेयर्स की, जो कि हम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन की लड़ाई में लगा हुआ है और जो सप्लाई उसमें काफ़ी कम पड़ गई हैं। एक सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा है कि S-400 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, हमारे को 3 सिस्टम मिले हैं, जबकि अभी तक 5 के 5 आने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत टॉप पे रहेगा मुद्दा कि बाकी सप्लाई किया जाए हमें जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट है कि डिफेंस के अंदर ही मैं अगर बताऊंगा तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का है, कुदाकुलन में उन्होंने बनाए, यूनिट 1 और 2 फंक्शनल था, अभी यूनिट 3 to 5 भी फंक्शनलिटी की, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा वहाँ पे। और SU-57 का ऑलरेडी आपने कवर कर दिया है, टैंक एम्युनिशन का आपने कवर कर दिया है। और वैसे ही मैं समझता हूँ कि बाकी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स पाइपलाइन में आएंगी, इसमें आत्मनिर्भर डिफेंस जो कि हम खुद बनाना चाहते हैं, और रूस से सबसे बड़ी फ़ायदा हमें ये होता है कि जॉइंट प्रोडक्शन हम करते हैं शुरू, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और बाद में हम इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें रूस ने हमें बहुत बड़ा हाथ दिया है, कंधों के कंधा मिलाया है। और मैं समझता हूँ कि डिफेंस लाइन जो हमारी है रूस के साथ कामयाब रहेगी। जितना भी हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे देशों के साथ दिखा लें, ये एक मुद्दा हमारा टॉप पे रहेगा। कल मॉस्को में भारतीय समुदाय से मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की। शाम 5:30 बजे वक्त बताया जा रहा है। 300 लोगों से, जो भारतीय समुदाय के 300 लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद क्रेमलिन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 जुलाई को 500 लोगों को संबोधित भी करेंगे और 9 जुलाई को 11:30 बजे उनका संबोधन होगा। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम है जिसका ब्यौरा आ चुका है। भारतीय समुदाय से मिलेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। जी हाँ, तो देखिए मॉस्को में मोदी और इस दौरे से तमाम उम्मीदें, भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इंडियन डायस्पोरा से जब उनकी मुलाकात होगी तो वो तस्वीरें देखने वाली होंगी। वेलकम टू मॉस्को। और स्वागत की, सत्कार की जबरदस्त तैयारियां मॉस्को में की जा रही हैं। अब आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के रूस दौरे के कार्यक्रम पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने क्या कहा है। As of now, Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8 July.
President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. और विनय क्वात्रा को आपने सुना। आपको बता दें, मॉस्को में मोदी होंगे और भारतीयों से मुलाकात होगी, और इस कार्यक्रम का जो काम है वो इसका जो नाम है वेलकम टू मॉस्को रखा गया है। जो तारीख है वो 8 जुलाई है और जो समय है वो 4:30 बजे है, और मुलाकात जो होगी वो 5:30 बजे होगी। अब आपको बता दें कितने लोग होंगे। 300 भारतीय करीब यहाँ पर होंगे और उनको ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे ये समय बताया जा रहा है, जो टाइमलाइन बताई जा रही है। संबोधन उनका 11:30 बजे आएगा, 11:30 बजे। और कितने लोग इस संबोधन में होंगे? 500 भारतीय शामिल होंगे इस संबोधन में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और भी जो कार्यक्रम की डिटेल्स मिल रही हैं, 9 जुलाई की भी मिल रही हैं। तो देखिए, मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा, और मोदी के रूस दौरे को लेकर क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। दिमित्री पेस्कोव, प्रवक्ता हैं क्रेमलिन के, उन्होंने कहा रूस को नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर उम्मीदें हैं जो रूस भारत संबंधों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का व्यापक कार्यक्रम होगा। रूस भारत में रणनीतिक साझेदारी है। उम्मीद है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत करेंगे, और इसकी उम्मीद निश्चित तौर पर है। क्रेमलिन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, यानी दोनों देशों के डेलीगेशन भी आपस में बातचीत करेंगे। और यही वजह है प्रोफेसर अमिताभ, अभी तक जो भी खबरें सामने आई हैं और क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात के दौरान वो पता चला है, वो बताता है कि न सिर्फ भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं, बल्कि दोनों ही देशों को बहुत कुछ हासिल भी होने वाला है। देखिए, भारत और रूस का एक बड़ा नेचुरल सा रिलेशनशिप है, और ये सोवियत काल से चला आ रहा है। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। रूस भी बेहतर समझता है, भारत भी बेहतर समझता है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि हम युद्ध का विरोध करते हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े दिखते हैं बहुत चीज़ों पर, लेकिन युद्ध का हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी आयुध सप्लाई की या जो आर्मामेंट सप्लाई की हो रही थी, देखिए, सोवियत काल से अब तक रूस लाइसेंसिंग करता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारत में बनाने का, और वो भारत के प्रधानमंत्री इस बार जब जाएंगे तो रूस के राष्ट्रपति से ये जरूर इंश्योर करेंगे कि कुछ लाइसेंसिंग और बढ़ाई जाए। अमेरिका, फ्रांस, इटली या इजराइल के साथ हम वो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट नहीं करते हैं। हम उनके साथ सिर्फ ये करते हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, इसको हम बाहर नहीं बेचेंगे। वो एक बड़ा डिफरेंस है वेस्ट के साथ आयुध सप्लाई का और उनसे आर्मामेंट्स खरीदने का, और रूस के साथ। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर मुश्किल के समय में, चाहे वो यूएन का मंच हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान के साथ रार हो, या चीन के साथ जो 2020 में विवाद हुआ था, रूस हमारे साथ खड़ा दिखा है। अमेरिका की तरफ वो ब्लैकमेल नहीं करता है कि आप आएंगे तो हम ये करेंगे, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कहाँ जाएंगे, जिस तरह के एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत में आके कहा था, वैसा संबंध हमारा नहीं है। तो ये एक तरह से मैं यूं कहूं कि ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमें रूस को ये बहुत क्लियर कर देना है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का काल नहीं है। एक्सपेंशनिज्म को हम ओपोज करते हैं, और किसी भी तरह हम ये नहीं चाहते हैं कि ये यूक्रेन युद्ध जो है वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए या व्यापक इसका डायमेंशन हो जाए। व्यापक डायमेंशन की बात हो रही है। बहल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या ये जो एलाबोरेटेड मुलाकात होगी, इस पे रक्षा सूत्र को लेकर आप कितनी उम्मीदें जता रहे हैं
क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में भी हम लगातार बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी बताएं, उम्मीद कहां तक जुड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या FGFA का जॉइंट प्रोडक्शन की बात चल रही थी रशिया के साथ। कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले ये एक फ्रोजन डील में बदल गई, लेकिन अब अगर इसको एक्टिवेट किया जाता है या फिर हम Su-57 को खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, दोनों में से एक चीज तो जरूर होगी। ये एक और बहुत अहम चीज इसमें आती है कि जैसे पहले भी बात की जा रही थी, रशिया हमेशा पहले कुछ जहाज हमको फ्लाईएबल कंडीशन में देता है, उसके बाद उसको असेंबल कराता है, पर तीसरी स्टेज भी आती है जब उसका लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू होता है देश के अंदर, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर स्टेल, यानी इसका फायदा कहीं ना कहीं HAL जैसी डिफेंस कंपनियों को भी होगा, भारतीय डिफेंस कंपनियों को। एब्सोल्युटली, HAL जैसी डिफेंस कंपनियों को भी होगा। और जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उसके बाद हमारी क्षमता जो जहाज मैन्युफैक्चरिंग की है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाती है। अगर हम देखें MiG-21 से Su-30 से अब Su-57 की बात आ रही है, तो ये एक सिर्फ Su-57 नहीं है, इसके साथ साथ और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे वो इंजन की है, चाहे वो रेडार की है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है या मिसाइल्स की है, वो टेक्नोलॉजीज भी धीरे धीरे हम एसिमुलेट कर पाते हैं। बिल्कुल, भारत को क्या हासिल होने वाला है इस मुलाकात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से आपको अंदाजा हो गया होगा।